हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में आप लोगों को बिल्कुल जो टारगेट 95% का बिल्कुल मैं अचीव कराऊंगा। ठीक है, बस आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए। 95% तो हर एक लड़के का आने वाला है, समझ लीजिए। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ और बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूँ। ठीक है, बस आप मेरे चैनल पर बस आप वीडियो को बस टोटली 5 मिनट तक आप बस देखिए। ठीक है, 5 मिनट जैसे ही आप लोग देखोगे आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार हमने लिया। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये सारे प्रश्न 100% बनने वाले हैं एग्जाम में। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ना है और इन प्रश्नों को याद करके आप लोगों को एग्जाम में जाना है। ठीक है, बस मात्र 5 मिनट बस वीडियो को देखो, आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार का हमने प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किया है और लिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और यहाँ से मैं हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। और देखिए, इस वीडियो पे कम से कम आप लोगों को मैं बताऊं तो 5,500 छोड़िए, 5,000 लाइक मुझे चाहिए। ठीक है, मैं 500 यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन 5,000 लाइक चाहिए। इस प्रकार का हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, और मुझसे पहले ही आप लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न पढ़ता हूँ। कह रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखिए, चिंतामणि जो है वो निबंध है। ठीक है, संग्रह है किसका? तो आचार्य रंजन शुक्ल का निबंध है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कि यशपाल जी का निबंध है कि जैनेन्द्र जी का निबंध है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ना, बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, चिंतामणि। ठीक है, हर साल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, और अगली बार लिखने के लिए आता था कि चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है, तो वहां पे लिखना पड़ता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस बार आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। देखिए, चिंतामणि निबंध संग्रह जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी के, मतलब पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन जो अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबको मालूम है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। देखिए, कलम का सिपाही ये रचना है। ठीक है, और किसने की है? वृंदावन लाल वर्मा जी की है कि अमृत राय की है कि प्रेमचंद्र जी की है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलम का सिपाही की रचना किसने की है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अमृत राय जी। ठीक है, ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन प्रश्न है। ठीक है, हर साल रिपीटेड होते हैं ये प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया ना, क्या लिखूं। देखिए, यह जो रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार यहाँ पे विधा पूछ लिया हमसे। ठीक है, कि क्या लिखूं और जो है किस विधा की रचना है, और हमें विधा बताना है। निबंध विधा की रचना है कि नाटक विधा की रचना है कि उपन्यास विधा की रचना है, कहानी विधा। देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या लिखूं किस विधा की रचना है, आप लोगों को बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर निबंध विधा। मतलब किस विधा की रचना है तो निबंध। ये भूलिएगा मत, क्योंकि इतना प्यारा प्रश्न है ना कि यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है, लिखित है बनेगा। ठीक है, आगे तो और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बस आप बने रहिए वीडियो में। और अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि आकाशदीप और ममता कृति है। देखिए, दोनों पूछ लिया है, एक तो आकाशदीप और दूसरा आपका ममता। ये दोनों कृति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र जी की दिनकर जी? ठीक है, बताइए। एक आकाशदीप और ममता कृति जो है वो किसकी है? तो सबको मालूम है कि वो आपके जयशंकर प्रसाद जी की है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप और ममता दोनों ही कृति है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जामिनर आपको जरूर देगा। जो हाईलाइटेड आप लोगों की कृतियां थी हमने आगे ले लिया है, और यहाँ से 100% आप लोगों की एग्जाम में बनेगा एक प्रश्न। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, इसको मैं हटाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अब यहाँ से आप लोग कहोगे कि हाँ, कि यहाँ से प्रश्न हमने अच्छे अच्छे लिए। देखिए, अब देखिए काल अवधि है, शुक्ल युग की काल अवधि, जितनी भी काल अवधि है ना उसको हमने एक ही अभी अभी जस्ट पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा तो है नहीं कि काल अवधि से एग्जाम नहीं देगा। 100% है, जो पेपर बनाने वाले होंगे बोर्ड, वो 100% काल अवधि से तो देना अनिवार्य ही है उनको। तो सारे काल अवधि आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। ठीक है, अब बताइए शुक्ल युग की काल अवधि कितनी है? 1850 से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1919 से लेकर 1938 तक, और 1938 से लेकर 1947 तक। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही कर पाते हैं, ये मुझे देखना है। शुक्ल युग की पूछ रहा है, किसकी?
शुक्ल युग की काल अवधि कितनी होती है? मेरे प्यारा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी रट जाना कि 1919 से लेकर कहाँ तक, 1938 तक की जो काल अवधि मानी जाती है वो शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप बताओ शुक्लोत्तर युग, वो तो शुक्ल युग था ना, अब आ गया शुक्लोत्तर युग। अब बताओ कि शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वो कितनी मानी जाती है? ऑप्शन पढ़ता हूँ, 1938 से 1980 तक, 1850 से 19 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और 1936 से लेकर 1947 ईस्वी तक। बताओ शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है कितनी मानी जाती है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर लो और इस डेट को कभी भूलना मत। ठीक है, यहाँ से तो प्रश्न बनेगा, समय सीमा से तो प्रश्न बना अनिवार्य। 1938 से लेकर 1980 तक की जो समय सीमा है उसे हम मानते हैं शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7वां देख लो। प्रश्न नंबर 7वां बताना है कि निम्न में से रीति काल, अब बताओ रीति काल की काल अवधि कितनी होती है? 1643 से 1843 ईस्वी तक, 1343 से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 1843 से आज तक। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से रीति काल की काल अवधि कितनी मानी जाती है? ठीक है, तो इसका भी आप ऑप्शन नंबर ए ही क्लिक कर लो और डेट याद रख लेना कि 1643 से लेकर 1843 तक की जो अवधि मानी जाती है वो रीति काल की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला बताओ कि आधुनिक काल की समय सीमा कितनी होती है? मतलब आधुनिक काल जो है, तो आधुनिक काल की जो काल अवधि मानी जाती है कितनी मानी जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, 1850 ईस्वी से 1900 बताओ, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, कि 1919 ईस्वी से 1938 तक, या 1843 से आज तक। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक काल 1843 से आज तक जो डेट चला आ रहा है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, बताओ प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? यहाँ से प्रश्न बना अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई आप लोगों को नहीं बताएगा सीक्वेंस में। ठीक है, प्रगतिवादी युग की जो काल अवधि है कितनी मानी जाती है? बताइए। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, और 1953 से 1960 ईस्वी तक। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बताओ। प्रगतिवादी युग की काल अवधि, ऑप्शन है, ट्रिक लगा लो। ठीक है, और इस डेट को कभी भूलिएगा मत। 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक जो अवधि मानी जाती है वो प्रगतिवादी युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10वां, बताइए कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी होती है? ठीक है, अभी हमने प्रगतिवादी देखा, लेकिन ये है आपका प्रयोगवादी, दोनों अलग अलग होते हैं, प्रगतिवादी प्रयोगवादी। तो प्रयोगवादी युग की काल अवधि बताइए कितनी होती है? 1960 ईस्वी से 1971 तक, 1943 से 1953 तक, 1971 ईस्वी से आज मतलब अब तक, और 1900 ईस्वी से 1929 तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर लो। ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर लो कि 1943 से 1953 ईस्वी तक की जो डेट मानी जाती है, काल अवधि मानी जाती है, वो प्रयोगवादी युग की मानी जाती है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला बताइए, जब ये तो मालूम होना चाहिए द्विवेदी युग का है, ये तो हाईलाइटेड है, पूछता है हमेशा कि द्विवेदी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? द्विवेदी युग की 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1971 से आज तक, कि 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए द्विवेदी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? और बहुत प्यारा प्रश्न है, ऑप्शन बी पे क्लिक कर लो, जल्दी से क्लिक कर लो कि 1900 ईस्वी से 1938 तक की ईस्वी जो मानी जाती है वो द्विवेदी युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, काल अवधि से हो गया ना, काल अवधि से तो एग्जामिनर देगा ही देगा, इसी तरह विशेषताएं से भी एग्जामिनर देगा। ठीक है, अब विशेषताएं या प्रवृत्तियां की बारी आ गई। ठीक है,
और देखिए ऐसा वीडियो आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा जिस प्रकार से सेकेंड्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं, एग्जामिनर देगा ही देगा। ठीक है, देखिए निम्न में से रीतिकाल पूछा है कि निम्न में से रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं कौन सी हैं। चार ऑप्शन दिया है, बताना है कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां विशेषताएं। पहला है कि श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा है कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, तीसरा है कि विकल्प ए तथा विकल्प बी दोनों, और ऑप्शन डी है कि देश प्रेम की भावना। बताइए मेरे प्यारे बच्चों की रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं। तुरंत आप क्लिक करोगे इस वाले पे, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता भी आप लोगों की रीतिकाल की ही विशेषता होती है, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, इसलिए मतलब विकल्प ए तथा बी दोनों सही होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और आगे प्रश्न अगर हम बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न में पूछ दिया कि आधुनिक काल, अभी हमने रीतिकाल देखा ना, अब आगे आपका आधुनिक काल का, इसमें पूछ दिया कि आधुनिक काल की विशेषता कौन सी होगी। तो देखते हैं कि आधुनिक काल की विशेषता कौन सी होगी। और जैसा कि देख पा रहे हो ऑप्शन पहला यहाँ पे है कि जीवन की यथार्थ की प्रधानता, और दूसरा है कि बौद्धिकता की प्रधानता, तीसरा है कि विकल्प ए तथा बी दोनों, और डी है कि मैथिली शरण गुप्त। तो देखो इसका भी राइट आंसर यही होगा, विकल्प ए तथा बी दोनों, क्योंकि जीवन की यथार्थ की प्रधानता भी आपकी आधुनिक काल की विशेषता कहलाती है, और बौद्धिकता की प्रधानता भी आपकी आधुनिक काल की विशेषता कहलाती है, इसलिए विकल्प ए तथा बी दोनों होगा। और अधिकतर में एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब भी प्रश्न में ए तथा बी दोनों आ जाए, इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, तो हमेशा आंसर यही होता है। इस बात की आप लोग याद रखना, जब भी आपको आंसर समझ में नहीं आए कि क्या होगा, और विकल्प में अगर आपको ये दोनों दिया है तो उस पर ही क्लिक करके आना, एग्जाम में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो। और अगला प्रश्न प्रयोगवाद आ गया कि निम्न में से प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। और ऑप्शन है घोर व्यक्तित्व, ऑप्शन बी यथार्थवादी दृष्टिकोण, अब विकल्प ए तथा बी दोनों, और नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। अब तो आंख बंद करके इसको ही मारोगे आप लोग, क्योंकि देखो याद कर लो, प्रयोगवाद की जो यहाँ पे दो प्रमुख विशेषता पूछा है। और देखिए घोर व्यक्तिकता जो है वो तो आपका है ही, और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये दोनों जो हैं वो प्रयोगवाद की विशेषता होती है, इसलिए हम लोग विकल्प ए तथा बी दोनों पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 14, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखोगे तो अब प्रगतिवादी आ गया। अब बताओ कि प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियां विशेषता कौन सी होती हैं। ठीक है, और ऑप्शन ए सौंदर्य भावना, ऑप्शन बी मानवतावादी प्रवृत्ति, और ऑप्शन सी विद्रोह एवं क्रांति की भावना, और ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। अब देखो बी तथा सी दोनों पे ही क्लिक करोगे, सबको मालूम है, क्योंकि मानवतावादी प्रवृत्तियां और विद्रोह एवं क्रांति की भावना ये दोनों प्रगतिवादी युग की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसलिए बी तथा सी दोनों पे क्लिक करोगे आप। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न छायावाद आ गया कि निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं बताइए। तो छायावाद की प्रवृत्तियां विशेषता कौन सी होती है। ऑप्शन है मुक्त प्रकृति चित्रण, ऑप्शन बी श्रृंगार और प्रेम वेदना, ऑप्शन सी प्रकृति का मानवीकरण, और ऑप्शन डी जो है बी तथा सी दो। तो बी तथा सी दोनों ही होगा, क्योंकि देखिए श्रृंगार और प्रेम वेदना भी आप लोगों का छायावाद की विशेषता होती है, प्रकृति का मानवीकरण भी, मतलब ये दोनों ही विशेषता होती है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन इस पे ही क्लिक करोगे, क्योंकि बी तथा सी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक कर दो। ठीक है, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देख लो, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। जो नई कविता है उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है बौद्धिकता की प्रधानता, ऑप्शन बी अति यथार्थ दृष्टिकोण, ऑप्शन सी छंद योजना में नवीनता, और ऑप्शन डी सामाजिक असमानता। बताइए नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। और एकदम याद कर लेना, स्टार बना लेना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई कविता को पूछता ही ये विशेषता, मतलब बौद्धिकता की प्रधानता ही नई कविता की विशेषता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 भी क्लियर हो गया, इसको मैं साइड करता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 18, अब यहाँ से महत्वपूर्ण रचना देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे रस मीमांसा के लेखक कौन है, ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न आता है। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि गुलाब राय जी हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है, बताइए रस मीमांसा के लेखक पूछा है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19, बताइए गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। अब गुलाब राय द्वारा आत्मकथा कौन सी रचित है आपको बताना है। इसमें से मेरी जीवन प्रवाह, कि मन की बातें, कि मेरी असफलताएं, कि नई पौध। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा। सबको मालूम है कि गुलाब राय द्वारा जो अगर आत्मकथा यहाँ पे लिखित है तो मेरी असफलताएं हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतना अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का, एक प्रश्न छूटने वाला नहीं, इससे वादा है मेरा। ठीक है, आप बस कवर करते चलो इन प्रश्नों को, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हाईलाइटेड प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोदान जो है वो किस युग का उपन्यास है। अब युग का उपन्यास पूछ लिया, गोदान किस युग का उपन्यास है। शुक्ल युग का है, कि शुक्ल युग का है, कि द्विवेदी युग का है, कि आधुनिक युग का है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो गोदान किस युग का उपन्यास है, शुक्ल युग का है। यह कभी भूलिएगा मत, एग्जाम तक आप लोग को भूलना नहीं है। एग्जाम तक क्या, आप याद कर लो तो कभी जिंदगी में ना भूलो, एग्जाम की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, चलो प्रश्न 20वां भी क्लियर हो गया ना। मेरे प्यारे बच्चों, 21वां देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना पूछता है कि गेहूं और गुलाब। तो बताओ गेहूं और गुलाब जो है वो किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों। रामविलास शर्मा जी की है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी की है, कि प्रेमचंद्र जी की है, कि महादेवी वर्मा। बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप तुरंत ट्रिक लगाओगे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न क्लियर हो गया ना। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार ही स्टार आप इस पे बना लीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारा बच्चों, 22 वर्फ की गुड़िया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्फ की गुड़िया पूछा। वर्फ की जो गुड़िया है उसके रचनाकार कौन है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वर्फ की गुड़िया पूछ रहा है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्फ की गुड़िया की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश भारती द्वारा यह रचनाकार है, मतलब वो लिखे हैं। वर्फ की गुड़िया कौन, जयप्रकाश भारती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको साइड करता हूँ, अगला प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे ऐसे प्रश्न है कि सीधे एग्जाम में आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है कि ठलुआ कलब। ठीक है, ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार कौन है। ठीक है, बताइए गुलाब राय जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि सरदार पुरुष सिंह है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 23 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठलुआ कलब के जो रचनाकार हैं वो है गुलाब राय। कौन है, गुलाब राय। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बताए आंसू, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसू जानते ही आप लोग, आंसू के रचनाकार कौन है बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। बताइए आंसू के रचनाकार जो है कौन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसू के रचनाकार आपके ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ये तो आपको लोगों को मालूम ही होगा। जितने बच्चों ने अगर ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही, 100% सही है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 25 क्या है। 25 आधुनिक युग पूछा है, कि अगर आधुनिक युग की मीरा है, मतलब आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को, कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी को, कि इनमें से कोई नहीं। बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है, पूछता है कि आधुनिक युग की मीरा जो है किसे कहा जाता है। देखिए मेरे प्यारे, जो आधुनिक युग की मीरा की अगर हम बात करें तो आपके सबसे पहले नाम आएगा महादेवी वर्मा जी का, और यही है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भूलना मत। ठीक है, 26 देखो, 26 तो रटा होना चाहिए, कि अर्धनारीश्वर के रचना जो रचयिता है कौन है। तो बताइए अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है। सुमित्रानंद पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि तुलसीदास जी हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों 26 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर पे ही ट्रिक लगाओगे, क्योंकि ये रट रट गए होगे आप लोग इस प्रश्न को, अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 26 हो गया ना। 27 देखो, 27 कितना प्यारा प्रश्न है। मेरी तिब्बत यात्रा, देखो ध्यान से पढ़ो। मेरी तिब्बत यात्रा ये कृति है। ठीक है, किन की कृति है बताइए। राहुल संकृत्यायन की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, जैनेन्द्र जी की है, कि अज्ञेय जी की है। बताइए मेरी तिब्बत यात्रा आपका है, मेरी तिब्बत यात्रा किन की कृति है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन की है। ठीक है, राहुल संकृत्यायन की कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखना एग्जाम तक पूरा। ठीक है,
और अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों 28। देखो प्रश्न 28 है मेरे प्यारे बच्चों। बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो एक कोई ना कोई चारों में से कथन सही होगा, उसे पहचान कर लिखना है, और 3 कथन गलत होगा। ठीक है, जैसे पहला है यहाँ पे कि प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और दूसरा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा कि गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, कि मैला आंचल राहुल संकीर्तन की काव्य कृति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 3 गलत होगा, 1 सही होगा, आपको बताना है। 1 जो सही होगा वही आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, उनका जो गोदान है वो प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, यही होगा राइट आंसर, बाकी ये तीनों गलत है। देखिए प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल नहीं। देखो गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, नहीं। मैलाचल राहुल संकीर्तन की काव्य कृति है, ये भी नहीं। मतलब तीनों गलत है, तो एक ही सही होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जो है का गोदान जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला भी यही आया है, आपको बताना है कि कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। जैसे झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, कि आवारा मसीहा एक उपन्यास है, कि माधवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, कि हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा राइट आंसर इसमें से, मतलब कौन सा कथन सही है। तो देखिए यही कथन सही है, ऑप्शन डी वाला, क्योंकि जो हंस पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। बाकी ये तीनों क्या है आपके गलत है। ठीक है, तो जो सही था वही पहचानना था, मतलब हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 30वां प्रश्न देखिए, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो का। उसने कहा था, देखो कितना प्यारा, उसने कहा था किस विधा की रचना है, बताइए। उपन्यास विधा की रचना है, कि या यथावृत्त, कि ऑप्शन सी कहानी, कि ऑप्शन डी आलोचना। उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। तो ऑप्शन सी कहानी विधा की रचना है, भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम लायक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 12 नंबर का महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश आता है। और ज्यादातर लोग गद्यांश और पद्यांश में नंबर ज्यादा उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लिखने का तरीका मालूम नहीं होता है। आज की वीडियो में देखो, मैं आपको बताऊंगा कि गद्यांश हल करने का अच्छा तरीका क्या है और पद्यांश हल करने का अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखोगे, देखो मैं इस तरह लिख के लेके आऊँ, सेम इसी प्रकार आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ से आप लोगों को आज की वीडियो में टोटल 12 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वही आप लोगों को गद्यांश पद्यांश बताया जाएगा, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको तैयार कर लो अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश, जो कि 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये जो गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, याद कर लेना, हर साल ये आता है। ठीक है, कि क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले। कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती ही जाएगी। और यदि अच्छी होगी, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश इसको तैयार करना है। ठीक है, 6 नंबर के लिए पूछा जाता है, ये आपके पेपर में देगा, इसके नीचे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, इसी का उत्तर हम लोग को लिखना होता है। जैसे पहला पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जितने यहाँ तक लेके किसी युवा पुरुष की संगति से लेकर यहाँ तक जाएगी, जहां नीचे अंडरलाइन किया गया है, उसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 100 वाला प्रश्न में 3 प्रश्न पूछा है, कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, और कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, और कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। इसी का उत्तर हम लोगों को लिखना होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस प्रकार लिखोगे, एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गद्यांश लिखेंगे। तो देखो गद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप उत्तर डालोगे यहाँ पे और, ठीक है, और हेडिंग डालोगे संदर्भ, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। इसके बाद संदर्भ कैसे लिखोगे, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का गद्यांश लिया गया है
वह मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है हिंदी के, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखो हिंदी को आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, मित्रता जो चैप्टर उसको ब्लैक पेन से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर उसी पे ध्यान देके आप लोगों को पूरा नंबर दे देगा वो। ठीक है, यहाँ तीन चीजों को जहां अच्छे तरीके से दिखी, 2 नंबर आप लोगों का फिक्स है, तुरंत आप लोगों को दे देगा। ठीक है, तो देखिए संदर्भ लिखने का अच्छा तरीका यह होता है, इसी प्रकार लिखा जाता है। कुछ लोग ब्लैक पेन से नहीं लिखते हैं, पूरा का पूरा ब्लू पेन से ही लिख देंगे, वो थोड़ा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जिस प्रकार में लिखा उस प्रकार ही लिखना है। तो ये तो हम लोग उसका कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहां तक व्याख्या करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही व्याख्या करने लग जाते हैं। नहीं, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया वही व्याख्या करना है। कहां तक कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अब इसका हमें व्याख्या करना है, किस प्रकार करेंगे देखिए। तो प्रश्न देखिए कैसे डालेंगे, यहाँ ब वाला पूछा था, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे ब, उत्तर में क्या डालेंगे यहाँ पे ब, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए सबसे पहले ब डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तब जाके इसका व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हल करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप एक लाइन पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखो शुरू में बोला यहाँ पे कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब इसके कहने का मतलब ये चीज है कि बुरी संगति जो है भयानक रोग सदृश है। बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, सदृश मतलब होता है कि भयानक रोग के जैसा। ठीक है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ वृद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। जिस प्रकार अगर आपके पैरों में अगर पत्थर बांध दिया जाए तो वो पत्थर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, उसी प्रकार बुरी संगति अगर आपकी मित्रता में मिल जाए, कोई बुरा मित्र मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, वही कह रहा है, कह रहा है कि इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है। गतिहीन मतलब वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए, वही कह रहा है, अब अगली हेडिंग यहां से है यहां तक, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है आगे उसके विपरीत कि किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। वहीं अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो आपको सपोर्ट करेगा, आपको जो भी खराब चीजें रहेंगी उसको दूर करेगा, आपको हमेशा अग्रसर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो यही चीजें, बस यही व्याख्या में आप लोगों को लिख देना है। इस प्रकार लिखोगे, एक नंबर आप लोगों को कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं तीसरा प्रश्न है। अब देखिए 100 में 3 प्रश्न पूछा है। पहला कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। अब इसका देखो उत्तर, इसका उत्तर सिंपल है, लिखेंगे। अब स है ना, तो स का पहला लिखेंगे उत्तर। तो देखो यहाँ इस तरह लिखना है, हेडिंग डालना है। स का पहला क्या बोल रहा है कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिराकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कुसंगति का प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है, आपकी बुद्धि आचरण को नष्ट कर देगा, आपको सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा, क्या गलत है क्या सही आप उसको सोच ही नहीं पाओगे, धीरे धीरे वो आपको अंधकार की गर्त में गिरा देगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये प्रश्न पहला, तस्सा का पहला क्लियर हो गया। दूसरा है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर होता है। तो देखिए अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। कह रहा है जो कुसंग होता है, कुसंग का मतलब होता है कि पैरों में बंधी चक्की के समान, जो आगे आपको बढ़ने नहीं देता है, और अच्छी संगति मतलब बाहु के समान, जो कि आपको हमेशा अच्छे मार्ग पे ले जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो तीसरा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो तीसरा लिखोगे कुसंग का ज्वर केवल नीति एवं सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है, इसलिए कुसंग का ज्वर को भयानक कहा जाता है। कुसंग के ज्वर को भयानक इसलिए कहा गया है कि वो कह रहा है कि सिर्फ नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता है, आपकी बुद्धि को भी वो नष्ट कर देगा, इसलिए कुसंग के ज्वर को भयानक कहा गया है। ठीक है,
अब देखो पूरा आप लोगों का हल हो गया। इस प्रकार हल करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक नंबर नहीं कटने वाला है। इसी प्रकार हल किया जाता है। देखो गद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस प्रकार लिखोगे एक नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को एग्जामिनर देगा। और ये जो आप लोगों को मैं गद्यांश बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है, इसको याद करना है। 6 नंबर अगर चाहिए इसमें तो ठीक है। तो ये तो गद्यांश का तरीका रहा। पद्यांश इससे भी डिफिकल्ट होता है, उसको सॉल्व करना है। चलिए उसको भी मैं सरल तरीके से बताऊंगा कि पद्यांश को कैसे आप सॉल्व करोगे, 6 नंबर आप लोगों को उसमें कैसे लेना है। चलिए देखते हैं पद्यांश। ये पद्यांश 6 नंबर के लिए आते हैं। ये जो मैं पद्यांश बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो कि आपको तैयार करके जाना है। क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये जो आप लोगों का पद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को तैयार करके जाना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके नीचे प्रश्न कैसे पूछा गया है ये नोट कीजिए। प्रश्न इसके नीचे पूछा गया है, इसमें भी 4 प्रश्न दिया है। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ भी नष्ट कीजिए। ठीक है, तो काव्य संदर्भ भी स्पष्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ससंदर्भ लिखना है, मतलब कि संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और काव्य संदर्भ भी लिखना है। तीनों चीज लिखना है पहले ही प्रश्न में। फिर दूसरा पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस प्रकार प्रकाश डाला गया है। फिर अमल और विलसित जो शब्द है उसके अर्थ बताना है, और कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता भी लिखना है। सब कुछ हम लोग डिटेल में लिखेंगे। पद्यांश हल करने का क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पूछे कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ लिखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे। देखो पद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में क्या होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। इस प्रकार लिखोगे पूरा नंबर आप लोगों को संदर्भ में मिलेगा। हिंदी से लिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं, किस कविता शीर्षक से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, और यह जो काव्य संग्रह है वह स्वप्न से लिया गया है। ये पूरा लिखोगे एक नंबर नहीं कटने वाला है, पूरा नंबर मिलेगा आप लोगों को। इसके जस्ट नीचे प्रसंग लिखाना होता है। ठीक है, प्रसंग का मतलब होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किसके बारे में बात की गई है। तो देखिए कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। मतलब इसमें कवि ने जो त्याग और बलिदान है उसको ही सच्चे देश का प्रेम माना है। इस पूरे के पूरे पद्यांश में बात होगी। ठीक है, अब जाकर जब इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे व्याख्या। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे तब जाके काव्यगत संदर्भ। अब नीचे अड़ी डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या किसका है, वही पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या। जहाँ पूरा पद्यांश दिख रहा है यहाँ से लेकर सच्चा प्रेम से लेकर यहाँ तक विकसित तक पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए अब हेडिंग डालोगे नीचे व्याख्या। व्याख्या में लिखोगे कि कवि कहता है, ध्यान से सुनना, आराम से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो कि आत्मत्याग पर सच्चा प्रेम निर्भर होता है, मतलब उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, एक सच्चे प्रेमी की ये निशानी है कि आप उस पर ट्रस्ट करें। ठीक है, सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर सच्चा प्रेम आप किसी से करते हो तो उसके लिए प्राण भी त्यागना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, मतलब बिना त्याग के प्राण जो प्रेम है वो प्राणहीन या मृत है। ठीक है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है, अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी आवश्यकता पड़े, अगर सच्चे प्रेम के लिए प्राण भी त्यागना पड़े तो आप त्याग सकते हो। ठीक है, देश प्रेम, देखो देश प्रेम वह पवित्र भावना है, वो पवित्र भावना सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्म विकसित होती है। कह रहा है कि अगर आप देश के प्रति आपको प्यार है, भावना है, तो उसके लिए अगर जान भी देना पड़े तो आप दे सकते हो। वही कह रहे हैं कि आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। कह रहे हैं कि आत्मा के विकास से ही मनुष्य का विकास होता है, अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। कह रहे हैं कि देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। यहां तक पूरा का पूरा हमने यहाँ पे आप लोगों को इसका व्याख्या बता दिया, जो कि पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या था। नोट कर लो यहाँ तक,
इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, 1 नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आप जाके लिखोगे काव्यगत सौंदर्य, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य भी पूछा था। काव्यगत सौंदर्य में ये होता है, अगर पूरा नंबर चाहिए, भाषा कौन सी यूज की गई है, तो देखो पूरे के पूरे पद्यांश में सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी, देखो उद्बोधन शैली का प्रयोग किया गया है। रस वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद में देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला मात्रिक छंद है। और गुण ओज गुण का प्रयोग किया गया है इस पूरे के पूरे पद्यांश में। और अलंकार 2 अलंकार, करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक है, अब जाके यह पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहला प्रश्न पूछा ना कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ, संदर्भ मतलब होता है कि संदर्भ भी लिखिए, प्रसंग भी लिखिए, और फिर इसका व्याख्या भी कीजिए, और काव्यगत सौंदर्य जो कि अभी हमने बताया काव्यगत सौंदर्य लिखोगे तब नंबर मिलता है। ठीक है, इस तरह। अब नीचे जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देंगे। ठीक है, क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है, तो सिंपल एक लाइन का उत्तर है। दूसरा लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। कवि किन पे प्रकाश डाले हैं, तो उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर क्या डाले हैं, उन्होंने प्रकाश डाला है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, अमल और विलसित शब्दों का अर्थ बताइए। अमल मतलब क्या होता है, विलसित मतलब, देखो शब्द लिखेंगे, देखो अमल, यहाँ विलसित, अमल मतलब होता है स्वच्छ, और विलसित मतलब होता है सुशोभित। ठीक है, तो यह हमने इसके शब्दों का अर्थ भी बता दिया। अब यहाँ पे पूछा है चौथा प्रश्न कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता लिखिए। कवि ने सच्चे प्रेम के बारे में क्या विशेषता बताई है। अब जाके चौथा पॉइंट डालोगे और चौथा में लिखोगे कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार है, तो देखो पहला विशेषता है कि आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आत्मसमर्पण मतलब आत्मा भी देना पड़े, आपको प्राण भी देना पड़े तो आप तुरंत दे पाओ। दूसरा विशेषता है कि आत्म बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आत्म बलिदान देना हो तो थोड़ा भी संकोच नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। तीसरा विशेषता है कि त्याग की भावना होनी चाहिए, मतलब त्याग की भावना आप में होनी चाहिए कि कहीं भी कुछ भी त्यागना पड़े तो हम उसके लिए त्याग सकते हैं। ठीक है, देश प्रेम के लिए। तो क्लियर हो गया ना। अब जाके ये पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर हुआ। चारों प्रश्न का उत्तर देखो हमने किस प्रकार बताया। तो ये जो पद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्यांश सब करने का तरीका क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप संदर्भ इस प्रकार लिखोगे, प्रसंग लिखोगे, व्याख्या लिखोगे, इस तरह तब जाके पूरी की पूरी नंबर आप लोगों को मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटने वाला है। तो आज की वीडियो में 12 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, ऐसे ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए आएगी जो कि हेल्पफुल होगी और 95% 100% आप लोगों का अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।